नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज टीम। दोस्तों, ये है यूपीएससी मेंस एग्जाम 2020 का हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर। तो ये पेपर 1 है और जो पेपर 2 है वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, दोनों ही पेपर, और इन दोनों ही पेपर की, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे, जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में दी हुई है नीचे। ठीक है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके जीएस के 4 पेपर मेंस एग्जाम में हुए हैं, एसए का पेपर, इंडियन लैंग्वेज का और इंग्लिश का कंपलसरी पेपर, इन सब की पीडीएफ हमने अपलोड कर दी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जो अगर डाउनलोड करना चाहते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपका ऑप्शनल कोई दूसरा है सब्जेक्ट, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसकी पीडीएफ भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो इनकी पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है आपको सिर्फ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो लोग पेपर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में देख सकते हो आप। ठीक है, तो एक ऑप्शनल पेपर आपका होता है, उसके 2 पेपर होते हैं, मतलब एक ऑप्शनल आपको चूज़ करना होता है, उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जो कि 250 नंबर के होते हैं पेपर। ठीक है, 3-3 घंटे का होता है और एक ही दिन होते हैं ये दोनों, सुबह शाम 9 से 12 आपका फर्स्ट पेपर होगा और उसके बाद शाम को 2 से 5 दूसरा पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 जो कि 2 खंडों में विभाजित हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर छपा हुआ है। और 8 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 के ही आंसर आपको लिखने हैं। कोई भी ऑप्शनल पेपर आप लोगे उसमें 8 क्वेश्चन दिए गए होंगे, 8 में से सिर्फ 5 ही करने होंगे आपको। 50-50 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन दिए हो गए, 5 करने हैं। तो हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसमें आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है और मिडिएवल, यानी प्राचीन भारत का इतिहास है और मध्यकालीन भारत का इतिहास है फर्स्ट पेपर में। सेकेंड पेपर में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास, ये सेकेंड पेपर में है। ठीक है, तो वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे बाद में। तो चलिए देखते हैं। और जो इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा, ये पहला पेपर है जो कि 2 सेक्शन में विभाजित है। तो पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन कंपलसरी है। इसके अलावा हर एक खंड से कम एक क्वेश्चन अवश्य करना है, और मतलब बाकी 3 जो है इस तरीके से आपको करने हैं। मतलब बाकी में से प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब 2 तो ये कंपलसरी वाले करने हैं और 3 और करने हैं। चलिए, तो ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हर सेक्शन का पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये भी 50 नंबर का है, लेकिन कंपलसरी है ये। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं। आपको दिए गए मानचित्र पर अंकित निम्नलिखित स्थानों की पहचान कीजिए एवं अपनी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में, यानी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में, उसमें प्रत्येक पर लगभग 30 शब्दों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानचित्र पर अंकित प्रत्येक स्थान के लिए स्थान निर्धारण संकेत क्रमानुसार नीचे दिए गए हैं। देखिए, आपको जो कॉपी मिलेगी मेंस एग्जाम में, तो उसमें भी क्वेश्चन लिखे होंगे, यानी वो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होगी। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन लिखे होंगे। तो यहाँ कुछ स्थान लिखे हुए हैं, इनको आपको 30 शब्दों में इनका वर्णन करना है मानचित्र में देखकर। जैसे कि यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक ये दिए गए स्थान, जैसे मान लो ये 20वां स्थान है, प्राचीन शिक्षा का केंद्र। ठीक है, तो मानचित्र वहाँ पर आपको, ये तो पेपर आप घर ले आ सकते हो, लेकिन वहाँ भी आपको जो बुकलेट मिलेगी उसमें भी दिया गया होगा, आंसर बुकलेट में भी। तो जैसे 20वें नंबर पर प्राचीन शिक्षा का केंद्र लिखा हुआ है, तो जैसे मान लीजिए ये है 20वां स्थान, तो ये है नालंदा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ये नालंदा के बारे में है, तो नालंदा वहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, बस यहाँ पे बता दिया, आपको नाम बताना है ये पहचान कर कि जैसे प्राचीन शिक्षा का केंद्र, तो इसका नाम आप बताइए कि ये है क्या, और इसके बारे में 30 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो ये नालंदा है, इसके बारे में 30 शब्दों में आपको लिखना है। ऐसे ही यहाँ पे 20 दिए गए हैं, ये हर एक को पहचानना है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा पूरा क्या क्या पूछा गया इसमें। ठीक है, तो ये पहला कंपलसरी था क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरे का पहला, वैदिक धर्म को पुनर्जीवित और लोकप्रिय बनाने में पुराण नव प्रवर्तनकारी साहित्यिक शैली थे। सोदाहरण विस्तार कीजिए, यानी उदाहरण सहित आपको विस्तार करना है। ठीक है, तो ये दूसरे का पहला है, 15 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद है दूसरा, उत्तर वैदिक कालोपरांत नगरीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अब चूंकि ये जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपकी मतलब एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जाती है और मिडिएवल, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक और बात आपको बता दें कि एनसीईआरटी, देखिए प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन मेंस के लिए इंग्लिश जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए
एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे जीएस के पेपर के लिए हो या फिर आपके ऑप्शनल पेपर के लिए हो। ठीक है, अब जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल का ये पेपर है तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। बाकी जो आप टेक्स्ट बुक उसके अलावा जो पढ़ते हैं दूसरी साइड बुक वो तो पढ़ ही सकते हैं। तो डिस्कस द फैक्टर दैट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन आफ्टर द लेटर वैदिक पीरियड। जो महाजनपदों का उदय हुआ था तो उससे रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर का। तो ये शुरू के जो 2 क्वेश्चन हैं ये 15-15 नंबर के हैं। उसके बाद ये सी वाला जो सेक्शन है ये 20 नंबर का है, यानी हर एक क्वेश्चन जो है 50 नंबर का है। 15, 15, 30 और 20 50 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। उसके बाद है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, मौर्योत्तरकालीन उत्तर भारत के प्रमुख राजनीतिक वैशिष्ट्यों का मूल्यांकन कीजिए, इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, ये पूछा गया है। फिर इसके बाद है यद्यपि भारत पर सिकंदर के आक्रमण के दीर्घकालिक प्रभावों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है, यानी सिकंदर के आक्रमण का दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ा। अनेक विद्वानों ने सिकंदर को महान माना है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ये पूछा गया 15 मार्क्स का। इसके बाद है संगम साहित्य में परिलक्षित होने वाले दक्षिण भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के विशिष्ट लक्षणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये 20 नंबर का पूछा गया यहाँ पे। उसके बाद अगला है क्वेश्चन है 4, शास्त्रीय गुप्त युगीन संस्कृत साहित्य ने पूर्व मध्यकालीन भारत के लिए मानकों को स्थापित किया, इस कथन का प्रातिनिधिक उदाहरण सहित मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, फिर है 4 का बी, प्राचीन भारत में तंत्रवाद के परिवर्तनशील प्रतिरूप को सुधारण रेखांकित एवं अभिनिर्धारित कीजिए। ठीक है, उसके बाद पूछा गया सी, पल्लवों के विशेष संदर्भ में दक्षिण भारत के प्रादेशिक मंदिर स्थापत्य के उदय और विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 20 नंबर का पूछा गया। अब सारे तो आपको करने नहीं है, आपको 5 ही करने हैं। 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, सेक्शन ए में 4 दिए गए, सेक्शन बी में 4 दिए गए। तो जो नहीं आता उस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन कंपलसरी था, सेक्शन बी में यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंपलसरी है। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो 150 शब्दों में आपको लिखना है यहाँ पर। तो इसका ए है तुगलक वंश के काल में। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। तुगलक वंश के काल में मुस्लिम अमीर वर्ग का समूलाचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मुस्लिम अमीर वर्ग। ठीक है, उसके बाद है विजयनगर राज्य की जानकारी देने वाले विदेशी यात्रियों के वृत्तांत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो जीएस में भी पूछा जाता है, इससे संबंधित टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वीं-14वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान उत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने नगरीकरण को कैसे प्रोत्साहित किया था। उसके बाद है डी, मुगल काल के दौरान संस्कृत धर्म ग्रंथों के फारसी भाषा में हुए अनुवादों के लक्ष्य और प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ये डी था। इसके बाद एक और है छत्रपति शिवाजी के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का शिव भारत एवं सभासद बखर के विशेष संदर्भ के में परीक्षण कीजिए। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 तब कंप्लीट माना जाएगा जब ये तीनों सेक्शन कर लोगे। किसी ने पूछा था एक बार, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इसका, तुर्की आक्रमण के सामने उत्तर भारतीय राज्यों के पराजित होने के कारणों का आकलन कीजिए। मतलब तुर्की आक्रमण के सामने उत्तर भारतीय राज्य पराजित हुए थे तो क्या उनका कारण क्या था। उसके बाद ये 15 मार्क्स का था। इसके बाद है दुर्ग, ब्राह्मण और विरल जनजातीय समूह के संबंधों पर अमुक्त माल्यद ध्यान केंद्रित करता है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के कृषि संबंधी सुधारों का विस्तार कीजिए। उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7, मध्यकालीन दक्कन ग्राम प्रशासन और अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। फिर है कुछ नई हस्तकलाओं के उत्पादन का सूत्रपात तुर्कों द्वारा किया गया, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद है समस्त जाति और पंथों को जोड़ने वाले एक प्रेम धर्म को प्रचारित करना कबीर का जीवन लक्ष्य था, व्याख्या कीजिए। तो अब हिस्ट्री एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो कि पूरा ही स्टैटिक है, आपको करंट से तो कुछ मिले यहाँ पे कोई क्वेश्चन है नहीं, सब स्टैटिक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है व्यापार एवं वाणिज्य, प्रशासनिक और कृषि सुधारों में शेर शाह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद है
रंगों, तकनीक, विषय वस्तुओं और उन पर हुए प्रभावों के संदर्भ में मुगल शासकों के अंतर्गत चित्रकला के विकास क्रम का एक आकलन कीजिए। फिर है लास्ट क्वेश्चन इसके बाद है, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 18वीं सदी के भारत के इतिहास का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पेपर। अब इसके बाद सेकंड पेपर भी है, वो भी इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। तो ये है सेकंड पेपर, बाकी सारे रूल्स एक जैसे ही हैं। इसमें भी आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं और पहला और 5वां कंपलसरी है, जैसा कि पहले पेपर में था। ठीक है, तो सेक्शन ए, अब चूंकि ये सेकंड पेपर है, इसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु सन 1839 में हुई थी। उनकी मृत्यु पूरे पंजाब के लिए अराजकता के विस्फोट का संकेत था। तो इस पर टिप्पणी लिखनी है आपको 150 शब्दों में। उसके बाद है, अपने प्रारंभिक चरणों में जब भारतीय राष्ट्रवाद अपरिपक्व था तथा अभी अभी अंकुरित मात्र ही था, इसने अपनी अभिव्यक्ति अनेकों उदार धार्मिक सुधार आंदोलनों से प्राप्त की। फिर अगला क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेकों स्त्री संगठन अस्तित्व में आए जिन्होंने जन क्षेत्र में बहुत सक्रियता से कार्य किया तथा अपना ध्यान अत्यधिक प्रत्यक्षता से स्त्रियों के राजनीतिक तथा कानूनी अधिकारों पर केंद्रित किया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन डी, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन ने महत्वपूर्ण पड़ावों पर न केवल राष्ट्रीय संघर्ष के आह्वान का समर्थन किया वरन अनेक मार्गों से इसके विषय तथा स्वरूप को भी प्रभावित किया। फिर पूछा गया है, भारतीय नेताओं से अपने वार्तालाप तथा अपने मत के आधार पर लॉर्ड माउंटबेटन शीघ्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र व्यवहारिक तथा यथोचित समाधान था। तो टिप्पणी लिखनी है आपको इस पर 150 शब्दों में। ठीक है, ये था कंपलसरी वाला पहला क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डुप्ले ने पहली बार भारतीय राजाओं के आपसी विवादों में हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करके विस्तृत राज्य क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त किया। इस तकनीक को बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने निपुणता के साथ उपयोग किया। सविस्तार व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगला है बी, 1857 के विद्रोह को एक लंबे समय तक बंगाल की सेना के भारतीय सिपाहियों का गदर मात्र समझा जाता रहा। उसके कारणों की खोज केवल सेना के असंतोष के रूप में ही न करके वरन उस मूलभूत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की लंबी प्रक्रिया में की जानी चाहिए जिसने कृषक समुदायों को परेशान कर दिया। विवेचना कीजिए। ठीक है, अगर एनसीईआरटी पढ़ी है आपने 8th क्लास की, ठीक है, तो भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। इसके बाद है, क्या आपके मतानुसार भारत में 1857 से पूर्व हुआ 1855-56 का संताल हूल विद्रोह सबसे प्रभावशाली जनजातीय आंदोलन था? तो ये लिखना है आपको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, अपने आरंभिक काल में राजनीतिक व्यवहार की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी भी एक आमूल परिवर्तनकारी संगठन नहीं रहा। साथ ही संस्थापकों ने कांग्रेस की स्थापना में A.O. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को भी शामिल किया था। क्या ये तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षा वाल्व के रूप में की गई थी? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद है, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि असहयोग आंदोलन की परोक्ष असफलता तथा राष्ट्रवादी परिदृश्य पर छाई उदासी ने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया? विवेचना कीजिए। तो ये 20 नंबर के 2 यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, योजना को उस शक्तिशाली औजार के रूप में देखा गया जिसके उपयोग से क्षेत्रीय असमानता को समाप्त किया जा सकता था। परीक्षण कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राजनीति के विभाजित तथा विवादास्पद क्षेत्र में गांधी जी अपने लिए एक मध्यवर्ती स्थिति का दावा कर सके क्योंकि उन्होंने किसी को अलग नहीं किया बल्कि युक्तिपूर्वक नरमपंथियों के लक्ष्य को गर्मपंथियों के साधनों से जोड़ दिया। विवेचना कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया 20 नंबर का। उसके बाद है, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात भारत चीन संबंध बहुत गर्मजोशी के साथ शुरू हुए, परंतु आने वाले वर्षों में भारत को चीनी आक्रामकता के कड़वे अनुभवों का सामना करना पड़ा। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुदृढ़ीकरण तथा एकीकरण का प्रमुख पहलू था।
टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये 10 नंबर का है। इसके बाद है सेक्शन बी, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंपलसरी है। 150 शब्दों में आपको समालोचनात्मक परीक्षण करना है, क्रिटिकली एग्जामिन। पहला है प्रबोधन के सिद्धांत कुछ प्रकार से वैज्ञानिक क्रांति की खोजों तथा सिद्धांतों का विस्तार थे। ठीक है, उसके बाद अगला है सन 1789 की फ्रांस की क्रांति के कारणों में दीर्घकालिक तथा ढांचागत कारणों के साथ साथ तत्कालीन घटनाएं भी शामिल थीं। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री है सब, ये सारे क्वेश्चन जो सेक्शन बी में है सब विश्व के इतिहास से हैं। अगला क्वेश्चन है असेंबली लाइन कारखानों, शहरीकरण तथा शहरी मजदूर वर्ग के उदय के साथ औद्योगिक क्रांति के दूरगामी सामाजिक तथा राजनीतिक परिणाम हुए। तो टिप्पणी लिखनी है आपको इस पर। अगला है नए आज़ाद हुए देशों के बाहुल्य को तृतीय विश्व के रूप में जाना गया, जो न तो प्रथम विश्व के पूंजीवादी लोकतंत्र थे और न ही दूसरे विश्व के साम्यवादी देशों से संबंधित थे। फिर पूछा गया है मई 1948 में अंग्रेजों ने फिलिस्तीन से हटना शुरू करना था और उस दिन के लिए दोनों पक्षों ने तैयारी की थी। अरबों तथा यहूदियों के मध्य जातीय हिंसा और बढ़ गई। ठीक है, तो टिप्पणी लिखनी है आपको इस पर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। पहला है नेपोलियन स्वयं एक क्रांतिकारी नहीं था, परंतु उसने 1789 से 1791 के मध्य अनेकों क्रांतिकारी परिवर्तनों को सुदृढ़ता प्रदान की तथा उसने स्वयं प्रबोधन चिंतकों के अनेकों विचारों तथा प्रस्तावों का समर्थन किया, सिद्ध कीजिए। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद है लिंकन की मुख्य अवधारणा थी कि दास प्रथा के मुद्दों का किसी न किसी रूप में निर्णय करना होगा तथा इसे समझौतों द्वारा अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता। अमेरिकी गृह युद्ध में लिंकन की भूमिका के संदर्भ में टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। तो ये 20 नंबर में पूछा गया है। फिर इसका सी है सेक्शन, सन 1848 की क्रांतियों ने यूरोपीय राजाओं को भयभीत कर दिया तथा उनमें से अनेकों को पद छोड़ना पड़ा। जो बचे रहे उन्हें उदारवाद, राष्ट्रवाद तथा समाजवाद जनित धमकियों का ज्ञान था। टिप्पणी कीजिए। ठीक है, 10 नंबर का है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। बिस्मार्क का रक्त एवं लौह का भाषण तथा जर्मनी के एकीकरण में उसके द्वारा किए गए शक्तिशाली कार्यों ने बिस्मार्क को लौह चांसलर यानी आयरन चांसलर के रूप में विख्यात कर दिया। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद है क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का सबसे विध्वंसक युद्ध था? सविस्तार व्याख्या कीजिए। ठीक है, 20 नंबर में लिखना है। उसके बाद है उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिसके कारण सन 1962 में फ्रांस को अल्जीरिया छोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्टालिन ने किस प्रकार लेनिन की विरासत बाल्शेविक क्रांति को आगे बढ़ाया तथा सर्वसत्तावाद के नए तत्वों को जोड़कर सोवियत संघ यानी यूएसएसआर को एक महाशक्ति बना दिया? उसके बाद है शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व राजनीति में एक नए शक्ति समीकरण का उदय हुआ। विश्लेषण कीजिए किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए एकमात्र महाशक्ति बन गया। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या यह कहना उचित होगा कि एक शताब्दी तक यूरोपियों पर निर्भरता के कारण अफ्रीकी राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए भलीभांति तैयार नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोनों ही पेपर 1 और 2 हम लोगों ने देख लिए। जिन लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करनी थी सिर्फ, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में वहाँ पे लिंक दी गई हुई, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे चैनल का नाम सिविल सर्विसेज ड्रीम। ठीक है, वहाँ पर सारी ही पीडीएफ पड़ी हुई हैं। आप स्क्रॉल करेंगे अगर तो सारी ही पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरा अगर आपका ऑप्शनल पेपर है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे और पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।